मेवात के जो वोटर हैं, वोट डालने से पहले थार न्यूज़ इकरा पत्रिका का जो ये एपिसोड है 10-15 मिनट का, इसको पूरा देखें और देखने के बाद तय करें कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि जो हम मेवात के इलाके में जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो घूमे हैं और हमने देखा है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों, नेताओं की जो चंडीगढ़ में हरियाणा की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेवात पे नज़र है कि मेवात के सहयोग के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हालांकि सभी ने अपनी अपनी सरकारों में मेवात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। मेवात में विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। पिछले 10-11 दिन से हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, मेवात के इलाकों में हम घूम रहे हैं और हमने अलग अलग विधानसभा चुनाव के अंदर जाकर के कोशिश की है। हमने कई एपिसोड भी डाले हैं इसके अंदर। हमने एक एपिसोड जो कल डाला था, जो हरियाणा के तमाम तर सीटें हैं उनकी मोटी मोटी जानकारी भी विश्लेषण के तौर के ऊपर हमने डाला था। तो आज का ये जो स्पेशल जो हमारा एपिसोड है, ये ख़ास करके जो मेवात इलाके की सीटें हैं, मेवात की सियासत है, मेवात के मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये हमारा ख़ास एपिसोड है, जिसको आप आखिर तक देखिए और इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखने के बाद ही अपना तय करें कि हमें वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है, मेवात के हक़ में क्या बेहतर है। ये तमाम मुद्दे हम इसके अंदर बताएंगे, तो आप इसको आखिर तक देखें। चुनाव प्रचार है वो ख़त्म हो चुका है। हम चारों तरफ अलग अलग सीटों पे घूमे हैं और ये एपिसोड भी हम गाड़ी में इसलिए बना रहे हैं कि बाहर मेवात के अंदर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। इस वजह से ये हम हाईवे के अंदर ऊपर ये एक तरह का आखिरी एपिसोड हरियाणा चुनाव का मेवात को लेकर विशेष तौर पे एपिसोड बना रहे हैं, जिसको आप आखिर तक देखिए। तो मेवात का जो इलाका है वो राजधानी दिल्ली से दक्षिण के साइड में सटा हुआ इलाका है, राजस्थान और दिल्ली के बीच का, और अहिरवाल से जो पूर्व की तरफ का इलाका है। तो इसके अंदर जो ये 7-8 सीटें हैं जो मेवात की सीटें मानी जाती हैं, तो इन सीटों पे सभी की नज़र है। यानी जो कांग्रेस है उसकी नज़र भी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है, इनेलो की भी नज़र है और निर्दलीय भी। यानी तमाम तर जो लोग मैदान में हैं, उनके जो पॉलिटिकल आका हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी नज़र है कि मेवात की इन 7-8 सीटों पे कब्जा किया जाए, ताकि हरियाणा की जो चंडीगढ़ में 10-15 दिन बाद जो सरकार बनने वाली है वो सरकार आसानी से बने। क्योंकि अभी जो हालात पॉलिटिकल तौर पे हरियाणा में जो हो चुके हैं, उसमें जो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बहुमत किसी को मिलने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हरियाणा का जो ये मेवात का इलाका है, इसमें जो प्रमुख सीटें हैं, जो नूह की सीट है, सोना की सीट है, हथिन की सीट है, फिरोजपुर झिरका की सीट है, पुन्हाना की सीट है, ये जो मोटी मोटी सीटें हैं। और तो इन सीटों का जो इसमें कौन कौन जीत रहा है, क्या दावेदारियां हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, ये तमाम तर हमने यहाँ जानने की कोशिश की है। हम अलग अलग नेताओं से भी मिले हैं, जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं उनसे भी मिले हैं, ज़मीन पे जो धरातल पे जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमने एपिसोड किए हैं, हम लोगों से मिले हैं जा करके। तो ये मेवात की पहली चीज़ तो सबसे बड़ी कि समस्याएँ, तो मेवात के अंदर जो समस्याएँ हैं उसका एक विकराल रूप है। यानी खास करके जो गाँव की सड़कें हैं वो बहुत बदतर हालत में हैं। गाँव में कीचड़, पानी की निकासी के मुद्दे, किसी भी गांव में चले जाइए बहुत बुरा हाल है, किसी भी विधानसभा में चला जाइए वो बहुत बुरा हाल है गांव की सड़कों का, नालियों का, पानी निकासी का। ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। तो दूसरा जो है शिक्षा को लेकर के, कि राजधानी दिल्ली के पास में होकर के भी आज तक मेवात के इलाके में कोई यूनिवर्सिटी सरकार ने नहीं बनाई है, ये एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां, उसमें कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में मुद्दा शामिल किया है, औरों ने भी किया है मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का। और एक और बड़ा मुद्दा कि राजधानी दिल्ली के पास में होकर के भी, दिल्ली से 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर का ये एरिया है, यहाँ अभी तक रेल की लाइन नहीं है। यानी राजधानी के पास में होकर के आज़ादी के 70-80 साल बाद भी हरियाणा की मेवात के अंदर रेल की कोई लाइन नहीं है। ये भी एक अपने आप में एक विचित्र बात है कि इतना विकास देश में हुआ है। और गुड़गांव से बिल्कुल, गुड़गांव भी एक तरह का माने तो उसका एक हिस्सा मेवात का हिस्सा ही है। यानी गुड़गांव जो चकाचौंध है, पूरा डेवलप है, और उसके पास में 15-20 किलोमीटर दूर से ये पूरा एरिया है, वहाँ रेल की लाइन नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मतलब इन गाँवों में कोई बड़ी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। ये एक बड़ी समस्या यहाँ की है। तो इन समस्याओं पे का समाधान क्यों नहीं हुआ, ये मुद्दे भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो
बात करें इसमें नूह सीट की, तो नूह सीट के अंदर चौधरी आफ्ताब हैं वो कांग्रेस से मैदान में हैं, संजय सिंह हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मैदान में हैं, ताहिर हुसैन इनेलो से मैदान में हैं और अन्य लोग भी इसके अंदर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इसमें जो मुख्य मुकाबला है वो चौधरी आफ्ताब और ताहिर हुसैन के बीच में माना जा रहा है। और ताहिर हुसैन के जो फादर हैं चौधरी जाकिर हुसैन वो यहाँ से विधायक रहे हैं और इनके दादा चौधरी तैयब साहब जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीनों सरकारों में मिनिस्टर रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। और चौधरी आफ्ताब साहब हैं, इनके जो फादर हैं चौधरी खुर्शीद साहब, उनके दादा चौधरी कबीर साहब, ये लोग भी विधायक रहे हैं। यानी ये दोनों बड़े पॉलिटिकल परिवार हैं मेवात के, नूह के, जो आमने सामने हैं, इनका मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कमज़ोर माना जा रहा है और दोनों के अंदर ही बड़ा टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। ये जो तो बात हुई नूह की। और अब बात करें फिरोजपुर झिरका की। फिरोजपुर झिरका के अंदर जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से चौधरी मामन खां वो मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से चौधरी नसीम अहमद मैदान में हैं और इनेलो से हबीब खान मैदान में हैं। इसके अलावा जेजेपी से जान मोहम्मद मैदान में हैं। ये मोटे मोटे तौर पे झिरका के अंदर लोग मैदान में हैं। यहाँ जो मुकाबला है वो एक अजीब तरह का मुकाबला है कि हालात जो बता रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा यानी चौधरी मामन खां का पलड़ा भारी है और वो जीत रहे हैं। लेकिन जो सेंधमारी के तौर पे जो बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी चौधरी नसीम को टिकट दिया था, ये विधायक भी रहे हैं, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, इनको टिकट दिया है। तो लेकिन वहाँ जो तीसरे उम्मीदवार हैं इनेलो के हबीब खान, वो भी मैदान में हैं और वो भी अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जो यहाँ कहानी सुनने को जो मिल रही है कि इनेलो के जो उम्मीदवार हैं, इनेलो के उम्मीदवारों को भी इस क्षेत्र में एक तरह का बीजेपी का ही उम्मीदवार माना जा रहा है कि इनेलो को जो वोट मिलेंगे तो इनेलो को 2 तरह से वोट मिलेंगे, या तो वो जिताऊ हालत में होगा या वोट काटू हालत में होगा। अगर वो जिताऊ हालत में होगा तो भारतीय जनता पार्टी का भी बता रहे हैं कि अंदर खाने वोट है वो बड़े पैमाने पे इनेलो को मिलेगा और वो आदमी जीत सकता है अगर वो जिताऊ हो तो। अगर वो जिताऊ नहीं है तो फिर इनेलो को यहाँ के जो लोग हैं वो वोट काटू मान रहे हैं एक तरह का कि वो वोट काटेंगे और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। ये जो सारी चीज़ें फिरोजपुर झिरका की जो सुनने में आई हैं। तो इसके अलावा जो पुन्हाना जो सीट है वहाँ चौधरी इलियास साहब जो अभी मैदान में हैं, कांग्रेस के सिंबल पर विधायक रहे हैं और इनके जो फादर हैं वो मंत्री रहे हैं, ये खुद मंत्री रहे हैं। और इनके सामने भारतीय जनता पार्टी से इन्हीं के चचेरे भाई हैं चौधरी एजाज यहाँ से मैदान में हैं और यहाँ जो निर्दलीय हैं चौधरी रईस खान मैदान में हैं और भी अन्य उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से मैदान में हैं। तो ये जो एक तो एक ही परिवार में यानी चौधरी इलियास साहब और चौधरी एजाज दोनों चचेरे भाई हैं, ये दोनों मैदान में हैं। साथ में चौधरी रईस निर्दलीय हैं जो यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ये जो इनके अंदर जो मुकाबला है तो यहाँ भी पलड़ा है वो एक तरह का चौधरी एजाज का यानी बीजेपी का कमज़ोर माना जा रहा है। और वही चीज़ें जो फिरोजपुर झिरका में हैं वो यहाँ भी सुनने में मिली हैं कि बीजेपी है वो अपना अंदर खाने वोट है वो चौधरी रईस को है वो डाइवर्ट कर सकती है यानी उनको जिता सकती है। और दूसरी बात जो जहाँ तक इमेज की बात अगर है तो सबसे ज़्यादा लोग जो जिन लोगों को लाइक करते हैं उसमें चौधरी इलियास का परिवार है जिनको लोग लाइक करते हैं। और उधर चौधरी मामन खां हैं वो मतलब बड़े बेबाक हैं, एक दबंग टाइप छवि है, तो उनको भी लोग बड़े पैमाने पे लाइक करते हैं। ये अपनी जगह चीज़ें सही हैं। जहाँ तक चौधरी रईस खान का जो मुद्दा है तो उनके बारे में जो हमने पहले भी एपिसोड बनाए थे, ज़्यादातर लोगों के नेगेटिव कमेंट हैं। उनको ज़्यादातर लोग वो टक्कर में हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के नज़र में एक अच्छी छवि उनकी नहीं है। ऐसा हमने गाँव में अलग अलग जगह हम गए तब हमें महसूस हुआ। अब अगर बात उसके बाद में करें, अगली सीट हथिन की बात करें तो हथिन में जो चौधरी इजराइल हैं वो कांग्रेस के सिंबल पे मैदान में हैं। पिछली बार भी वो मैदान में थे, वो चुनाव हार गए थे। उनके सामने उनके जो फादर हैं जलेब खां जो यहाँ से विधायक रहे हैं। तैयब हुसैन यहाँ से हथिन से इनेलो के उम्मीदवार हैं और मनोज कुमार रावत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ कुल 8 उम्मीदवार
मैदान में हैं। तो जो मुकाबला यहाँ जो हथिन में है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। चौधरी इजराइल के सामने, बीजेपी के जो मनोज कुमार रावत हैं उनके सामने, और तैयब हुसैन इनेलो के सामने। यहाँ जो बातें जो सुनने में जो आई हैं ज़मीन से, और जो अभी भी हम जो खड़े हैं, जो जिस जगह ये एपिसोड हम बना रहे हैं, तो ये नूह और हथिन के बीच का जो हाईवे का एरिया है, वहाँ एक जगह हम ये एपिसोड बना रहे हैं। तो यहाँ आज सुबह भी हमने मालूम किया, तो ये जो यहाँ एक विचित्र चीज़ है कि पिछली बार भी जो चौधरी इजराइल जो चुनाव हारे थे, तो वो वोट कटने की वजह से चुनाव हारे थे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कई बार चुनाव जीत गई थी। तो इस बार भी जो लोगों के कह रहे हैं कि जो हालात जो बने हुए हैं यहाँ पर, कि अगर तैयब हुसैन हैं उनको अच्छे खासे वोट मिलते हैं, तो उसका सीधा सीधा नुकसान है वो चौधरी इजराइल को होना तय है, और उससे जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को होना तय है। ऐसी चर्चाएं यहाँ के गाँव में, यहाँ के जो एक तरह के जो लोग पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं। ये हुआ हथिन का मामला। अब अगर आगे बात करें हम सोना की, तो सोना में जो उम्मीदवार हैं, जो कुल 10 उम्मीदवार वहाँ मैदान में हैं, एक ने बता रहे हैं कि समर्थन दे दिया बता रहे हैं। तो यहाँ से जो तेजपाल तंवर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मैदान में हैं, धर्मेंद्र खटाना हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, रोहतास सिंह कांग्रेस से हैं, सुंदर बढ़ाना है बीएसपी से हैं। ऐसे करके कई लोग जो यहाँ जो 9-10 लोग मैदान में हैं। इनमें जो जावेद अहमद जो निर्दलीय जिन्होंने ताल ठोक रखी है, ये जावेद अहमद चौधरी कबीर साहब के जो पुत्र हैं, और इनके जो चौधरी आफ्ताब साहब हैं जो नूह से कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चाचा हैं। यानी ये भी एक बड़े पॉलिटिकल परिवार के हैं जिन्होंने पूरा खम ठोक रखा है। कई बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था बीएसपी के सिंबल पर, और करीब 40,000 वोट लिए थे, और इनके इतने ज़्यादा वोट लेने की वजह से कई बार भारतीय जनता पार्टी है वो सोना में चुनाव जीत गई थी। तो इस बार जब हम सोना के गाँव में गए, वहाँ जो हालात मालूम किए, तो एक चीज़ तो वहाँ ये मिलती है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है सोना में, यानी सोना में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं, उसके बाद में गुर्जर वोट हैं, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के वोट हैं। तो सबसे बड़ी नाराज़गी तो ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो ये एक नाराज़गी है, और उसका बेनिफिट कहीं न कहीं चौधरी जावेद को मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ें ये जो वहाँ सुनने में आई, मुद्दे सुनने में आए वहाँ के गाँव में, कि चौधरी जावेद जितने ज़्यादा वोट लेंगे तो उनकी जीत होगी या नहीं होगी, लेकिन यह है कि उनको वोट ज़्यादा पड़ने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सोना में आसानी से जीत जाएगी, और जो कांग्रेस का इस सीट को निकालने का एक ख्वाब है जो कांग्रेस संघर्ष कर रही है, उस पर एक तरह का पानी फिर जाएगा। ये वहाँ सोना के धरातल पे हम लोगों ने सुना है। तो चौधरी जावेद की जो पोजीशन है वो हमने आपको बताई है। तो ये जो सीटें जो हमने आपको नूह का, फिरोजपुर का, पुन्हाना का, हथिन, सोना का, ये आपको इसमें बताया है। तो यहाँ जो तमाम तर जो उम्मीदवार हैं तो जो मैदान में हैं, उसमें 7-8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो यानी 7-8 नहीं 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के लिए मैदान में हैं। वो चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे इनेलो के हों, निर्दलीय हों, 9 उम्मीदवार इन सीटों पे ऐसे हैं जो जीतने के लिए मैदान में हैं। बाकी के बारे में चर्चा ये है कि वो किसी न किसी दूसरे को जिताने के लिए या वोट काटने के लिए मैदान में हैं, या वो ऐन वक्त पर कहीं न कहीं दूसरे वोट को अपनी तरफ लेकर के कोई सेटिंग ऐसी करके वो जीत सकते हैं। ऐसी जो चर्चाएं यहाँ हैं। इसके अलावा यहाँ जो बड़ा मुद्दा है गोत पाल का, जात बिरादरी का भी एक बड़ा मुद्दा है। मेव बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य सीटें होते हुए भी यहाँ खानदानों पे वोट पड़ता है कि फलां गोत्र का, फलां खानदान का, ये भी अपने आप में एक मुद्दा है यहाँ। और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से मेवात सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ऐन वक्त पे अपने अपने गोत पाल और इसके जो मुद्दों के ऊपर वोट डालने लग जाते हैं, जिससे विकास के मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पार्टी का वोट तो अपना है ही है, लेकिन लोगों का व्यक्तिगत वोट भी है। जैसे नूह के अंदर चौधरी आफ्ताब हैं तो उनका एक व्यक्तिगत वोट है। जो चौधरी तैयब साहब के पोते यानी जाकिर साहब के जो बेटे चौधरी ताहिर मैदान में है इनेलो से नूह में, तो उनका खुद का एक पारिवारिक, एक खानदानी व्यक्तिगत वोट है उनका। ऐसे ही चौधरी इलियास का भी अपना एक व्यक्तिगत वोट है, चौधरी मामन खां का एक व्यक्तिगत वोट है, चौधरी इस्राइल का एक व्यक्तिगत वोट है, चौधरी जावेद का वहाँ सोना
सोना में, यानी ये तमाम तर जो पॉलिटिकल खानदान है इनका हर विधानसभा पे अपना अच्छा खासा एक व्यक्तिगत वोट भी है। अगर ये किसी भी पार्टी में जाएं, यानी ये तमाम तर नेताओं में एक आध को अगर छोड़ दें तो ऐसे तमाम तर ये नेता हैं जो कभी कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, कभी इनेलो से चुनाव लड़े हैं, कभी बसपा से चुनाव लड़े हैं, कभी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। यानी इनका व्यक्तिगत वोट है और वो उस पार्टी में जाकर के भी पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे पार्टी बदलने के बाद भी रह सकते हैं। ऐसी छवि भी मेवात के अधिकतर पॉलिटिशियन की, एक आध को छोड़ दें तो तमाम तर लोगों ने कहीं न कहीं चुनाव दूसरी पार्टी से निर्दलीय के तौर पे लड़ा है। उन्होंने नहीं लड़ा है तो उनके पुत्र ने या उनके भाई ने ऐसा लड़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि सोना में और यहाँ नूह में एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि वोट का वहाँ पर मेवात के अंदर। अब जो बात अगर हम करें विकास की, जैसा पहले भी मैंने बताया, यहाँ हरियाणा के अंदर कोने कोने में नहर है। पूरे हरियाणा के अंदर खेती के नाम से जाना जाता है और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेवात का अगर देखें तो मेवात में नहर नहीं है, यानी मेवात में रेल नहीं है, मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं है, मेवात में नहर नहीं है। और जबकि ये खेती करने वाला इलाका है, दिन रात लोग मेहनत करते रहते हैं। नहर क्यों नहीं है, इसका सवाल तो जवाब तो वो लोग देंगे जिन्होंने दिल्ली में और चंडीगढ़ में लगातार सरकारें चलाई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चला रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के सिंबल पे उन्होंने राज किया हो। तो अभी कांग्रेस ने जरूर इसके अंदर अपने घोषणा पत्र में मेवात नहर परियोजना को शामिल किया है। तो ये जो मुद्दा है इसका नहर का हो गया। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कि हरियाणा के अंदर जो 90 सीटें हैं उनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। फिरोजपुर झिरका से चौधरी नसीम अहमद को और पुन्हाना से चौधरी एजाज खान को। यानी भारतीय जनता पार्टी जिसने लोकसभा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, एक उम्मीदवार केरल में उतारा था, और विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए तो 200 की 200 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि 4-5 सीटें दिया करती थी पहले। और यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव में भी नहीं उतारा, न लोकसभा में उतारा। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि उन्होंने बना रखी है कि वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारती है, तो वो गई बार भी उन्होंने 2 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दी थी और इस बार भी 2 सीटें फिरोजपुर झिरका और ये जो पुन्हाना है यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ के, अब ये जो यहाँ का जो विकास का मामला, जैसा कि मैंने बताया शुरू में आपको कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है, यहाँ का शिक्षा का, चिकित्सा का, तमाम तरह हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ पानी की पीने की इतनी बड़ी समस्या है कि 2-2.5-3 हज़ार रुपये का टैंकर आता है। लाखों रुपए के, हमें लोगों ने बताया है, कई लाख रुपए का जो मेवात के इलाके में हर महीने पानी आता है पीने का। यानी जो पैसा और दूसरे कामों में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन पे, इन पे खर्च होना चाहिए, वो मेवात का पैसा लाखों करोड़ों रुपए हर महीने है वो पानी के टैंकरों पे खर्च होता है, क्योंकि पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की। यानी ये अब ये समाधान क्यों नहीं हुए? यहाँ के जो पॉलिटिकल परिवार हैं, वो तमाम तर पॉलिटिकल परिवार हैं, वो एक तरह के दोषी हैं और एक दूसरे पे चुनाव में इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, आ जाते हैं। उनका खुद का व्यक्तिगत वोट होता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का वोट होता है, कुछ नाराज़गी का वोट होता है, ऐसे करके वो जीतते रहते हैं। जीतने के और इन तमाम तर जो पॉलिटिकल परिवार हैं, इनके बच्चे हैं जो सब आलीशान स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इनकी जो लाइफ स्टाइल है बेहतरीन है, लेकिन बाकी मेवात के गाँवों में हालात देखें जा करके तो हालात बहुत ख़राब हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ये तमाम तर पॉलिटिकल परिवार जिम्मेदार हैं, जो खुद विधायक रहे हैं, जिनके पिताजी विधायक रहे हैं, जिनके भाई विधायक रहे हैं, जिनके दादाजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। जैसे चौधरी तैयब साहब हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 सरकारों में मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी जाहिदा हैं, वो कामा से विधायक रही हैं। उनके भाई जाकिर हैं, वो नूह से विधायक रहे हैं। और अभी ताहिर उनके तैयब साहब के पोते इनेलो से मैदान में। यानी बड़ा पॉलिटिकल परिवार है, यानी उनका खुद का इतना बड़ा विकास हुआ है। लेकिन मेवात के विकास की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग गंभीर थे। ऐसे चौधरी खुर्शीद साहब का परिवार है, जो उनके बेटे चौधरी आफ्ताब जो कांग्रेस से नूह में मैदान में हैं, इनके फादर चौधरी कबीर साहब हैं, वो भी विधायक रहे हैं। तो अगर इनको देखें तो सत्ता में रहे हैं लोग। और फिर अगर पुन्हाना की बात करें तो चौधरी इलियास साहब, उनके फादर, उनके भाई, ये लोग सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। यहाँ से फरीदाबाद से सांसद भी रहे हैं 2 बार, जो चौधरी तैयब साहब और खुर्शीद साहब। लेकिन
जो हालात जो बता रहे हैं कि मेवात के विकास के, मेवात की सड़कों के, गलियों के, लग रहा है कि पॉलिटिकल परिवार हैं बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ में चले जाते हैं, इनको जनता से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो मैंने शुरू में जैसा कि बताया कि इस एपिसोड को आखिर तक देखिए, ये 10, 15, 20 मिनट का जो भी एपिसोड है इसको देखिए, देखने के बाद अपना वोट तय किए, अपने नेताओं से सवाल करना सीखिए कि आपका विकास हो गया, हमारे विकास क्यों नहीं हुआ, हमारे नहर क्यों नहीं आई, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बिल्कुल डैमेज क्यों है, हमारे सड़कें हैं वो भी डैमेज क्यों हैं। ये सारे सवाल आप करना सीखिए। और जो सवालों की अगर बात आई तो बड़े बूढ़े ज़्यादातर हैं वो सवाल नहीं करते हैं, लेकिन हमें देखा गाँव में युवा वर्ग है वो सवाल करता है, वो रोटी रोजगार की भी बात करता है, शिक्षित वर्ग है, लेकिन उसको भी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में एक तरह का दबा दिया जाता है। जब हम एपिसोड करने के लिए खड़े होते हैं, कोई युवा जब बोलता है तो कोई बड़ा बूढ़ा आकर के बोलता है कि छोरा तू बहुत बड़ो नेता बन गो आज हैं, हूँ तो अभी हम ही बैठे हैं, अभी तो तू बहुत बड़ो नेता बन गो, ऐसी लैंग्वेज बोल करके, यानी युवाओं को जो सवाल करना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक झिड़क दिया जाता है। तो ये एक बड़ी पैटर्न है मेवात का। अब इसके अलावा जो यहाँ जो नेताओं के जो गांव में लोग जो सरपंच हैं, उनके छोटे भैया नेता हैं, वो पूरी तरह से अपना एक डेकोरम बना रखा, उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ के विकास से उनको, क्योंकि अगर विकास होता तो सड़कों का ये हाल नहीं होता। यानी सरपंच लेवल से, पार्षद लेवल से, एमएलए स्तर तक, यानी तमाम तरह पूरे चोरी बजारी का, एक करप्शन का एक पूरा आडंबर बना रखा है, जिसके अंदर अधिकारी भी शामिल रहते हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी खासी स्वच्छ सरकार 10 साल चलाने का दावा कर रही है, उसके राज में ज़बरदस्त चोरी हुई है 10 साल में मेवात में, सड़कों के निर्माण में और विकास के मामले में। पहले हुड्डा सरकार रही 10 साल, तो वहाँ भी ये हाल था, उससे पहले की सरकारों में भी यही हाल था। अब इसके अलावा एक और तबका है मेवात का, क्योंकि मेवात है मजहबी मामले में बड़ा एडवांस है, जाना जाता है कि यहाँ जो दीनदार लोग काफ़ी हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और उसमें जो उलमा तबका है, उलमा में एक तबका वो है जो अपने मस्जिदों में, मदरसों में रहता है और अपना दीन का, धर्म का काम करता है, अच्छाई का काम करता है। लेकिन उनके बीच में कुछ उलमा ऐसे हैं जो उलमा तो हैं, नाम के डिग्रीधारी हैं, लेकिन वो मतलब सियासी मामलों में इस कदर हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं कि कभी इस नाव पे सवार हुए, कभी उस नाव पे सवार हुए। यानी वो मतलब एक तरह का मतलब माफ़ कीजिए कि वो उलमा होकर के भी उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जो एक दूसरे की नाव में सवार होना, एक दूसरे को चितपुट करने की कोशिश करना, ऐसा लगता है कि वो लोग भी मेवात के इस पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं, कि उनकी जिम्मेदारी थी नेताओं से सवाल करने की, जनता को जागरूक करने की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय नेताओं के ही कभी इधर पलड़े में आ गए, कभी उधर पलड़े में आ गए। ये सारे उलमा नहीं, उलमाओं का कुछ अलग अलग गाँवों में ऐसे लोग हमें मिले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, जो घटनाक्रम जो हमने आपको मेवात का बताया है, यहाँ के उलमा के बारे में, नेताओं के बारे में, जो यहाँ ये दिल्ली के पास में इलाका है, यहाँ गुड़गांव, सोना का आगे का इलाका पूरा डेवलप इलाका है, लेकिन ये इलाका डेवलप नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं पॉलिटिकल परिवार, यहाँ के जिम्मेदार हैं, उलमाओं का एक तबका जिम्मेदार है, और यहाँ के जो नीचे के लेवल पे जो सरपंच वगैरह, जो पार्षद जो हो जीतते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। जनता है वो बेचारी गोद पाल में इनमें बटी रहती है, अलग अलग खेमों में बटी रहती है, उसको ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं है। लेकिन जनता इतनी नाइस है, इतनी मिलनसार है, लोगों को देख करके बिल्कुल आत्मीयता जो देखी है हमने, जो मेवात जैसी आत्मीयता मिलती नहीं है। लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े अदब से पेश आते हैं, और जो बाहर का आदमी जब जाता है उसको बड़ी आओ भगत करते हैं। ये मेवात की एक बड़ी पहचान है। मतलब जो छवि मेवात की जो बना रखी है, वैसी छवि मेवात की नहीं है। मेवात को जो अपराध का अड्डा बताया जाता है, मेवात को जो दूसरे नामों से नवाजा जाता है, वैसा मेवात में हमने नहीं देखा। हमने भी कई सालों से हम मेवात में आ रहे हैं, इस बार हम विशेष तौर से अलग अलग गाँवों में गए तो हमने देखा है कि मेवात की छवि जो एक साजिश के तौर पे मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने बनाई है, वैसी छवि धरातल पे मेवात की नहीं है। मेवात के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मेवात को जो बर्बाद करने वालों में हैं तो यहाँ का नेताओं का तबका और यहाँ के कुछ उलमा हैं। उन्होंने मेवात को एक तरह से पिछड़ा करके, बर्बाद करके दलदल में धकेल दिया, और किसी किस्म के विकास की, कोई डेवलपमेंट की बात वो नहीं करते हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद काउंटिंग होगी 8 को, कोई न कोई जीतेगा। लेकिन ये है कि लोगों को अपना वोट है वो होशमंदी से देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि
जो खेल है वो बिगड़ जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नज़रें पूरी तरह से मेवात पे आके टिक चुकी हैं कि मेवात की ये 5-7 सीटें हैं जिसकी झोली में जाएंगी, चाहे वोट कट के जाएँ, चाहे अंदर खाने भीतर घात से जाएँ, चाहे किसी भी लालच में जाएँ, ये सीटें चली गई उसकी सरकार बन जाएगी। ये सीटें अगर जिसके पास नहीं गई उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।